अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक हमने एसी सर्किट्स पढ़ा था। एसी सर्किट्स में हमने कहा कि जब भी अल्टरनेटिंग करंट पास होती है रेजिस्टर से, इंडक्टर से और कैपेसिटर से, हम लास्ट लेक्चर में एसी थ्रू रेजिस्टर को स्टडी कर चुके हैं। एसी थ्रू रेजिस्टर में हमने देखा कि वोल्टेज, पोटेंशियल और करंट जब पास होती है रेजिस्टर से किसी भी सर्किट में तो दोनों इन फेज होती हैं। दोनों का फेज डिफरेंस हमारे पास 0 होता है और फेज एंगल एट ईच इंस्टेंट हमारे पास सेम होते हैं। मुख्तलिफ पॉइंट्स लिए थे ए बी सी डी और ई, 5 पॉइंट्स पे करंट और वी का बिहेवियर देखा। वेव फॉर्म्स थे तो दोनों वेव फॉर्म्स हर पॉइंट पे इक्वली चेंज हो रही थी। मैक्सिमम मिनिमम आपके पास वैल्यूज दोनों की वोल्टेज और करंट की सेम पॉइंट पे आ रही थी, जिसलिए हमने कहा कि दोनों इन फेज। आज का टॉपिक हमारा है एसी थ्रू कैपेसिटर। जब अल्टरनेटिंग करंट कैपेसिटर से पास होती है तो इस सूरत में हमारे पास करंट और वोल्टेज का बिहेवियर क्या होगा उसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ये एसी सर्किट्स हैं, तो इस पूरे चैप्टर के अंदर जो हमारी वेव फॉर्म्स होंगी वो सिर्फ 2 क्वांटिटीज की होंगी, एक पोटेंशियल की, वोल्टेज की, और दूसरी करंट की। हम इनके बिहेवियर्स देखेंगे, इनकी वेक्टर डायग्राम्स देखेंगे, फेजर डायग्राम्स देखेंगे। इन तमाम डायग्राम्स की मदद से हमें बिहेवियर पता चलेगा कि इनका बिहेवियर क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि एसी थ्रू कैपेसिटर क्या है। टू स्टडी हाउ कैन फ्लो एसी थ्रू ए कैपेसिटर, वी कनेक्ट ए बल्ब बिटवीन कैपेसिटर एंड एसी सोर्स। अगर हमने बल्ब हम लगा देंगे कैपेसिटर के बिहेवियर को देखने के लिए, सोर्स एसी है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज मैंने दे दी, एसी सोर्स रखना है आपने, इसके साथ एक स्विच एस कनेक्ट कर देते हैं ताकि क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट हो सके। कैपेसिटर सी हमने कनेक्ट कर दिया और ये तीनों चीजें आपस में सीरीज में कनेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। The bulb lights up, which show that the alternating current is flowing through the capacitor. जब स्विच क्लोज होगा, क्लोज स्विच का मतलब है कि सर्किट हमारे पास क्लोज है, स्विच आपके पास ऑन होगा। इस वक्त लाइट बल्ब जो है वो एनलाइटेड हो जाएगा। लो पावर बल्ब लगाना है, वो एनलाइटेड हो जाएगा। अगर वो एनलाइटेड है, इसका ये मतलब कि कैपेसिटर से करंट पास हो रही है, क्योंकि बल्ब एनलाइटेड हो गया है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्जेस फ्लो वहां पे मौजूद है, जिसकी वजह से बल्ब एनलाइटेड है। इस सूरत में क्या होगा, अगर मैं डीसी को ले लेता, बैटरी लगा लेता और यूं कैपेसिटर का बिहेवियर, तो इस सूरत में लो पावर बल्ब मेरे पास टिमटिमाने लगता। क्यों टिमटिमाने लगता? कि डीसी को कैपेसिटर से फ्लो होने में कंटिन्यूअस फ्लो उसका नहीं रहता। और वो कंटिन्यूअस फ्लो क्यों नहीं रहता? रीजन ये है कि आपके कैपेसिटर के दरमियान इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, इंसुलेटिंग मीडियम होता है दोनों प्लेट्स के दरमियान, जिसकी वजह से डीसी को, क्योंकि डायरेक्शन उसने चेंज नहीं करनी होती, यहां हर पोलैरिटी पे ये चेंज करेगा। रीजन दूसरी क्या है उसमें, कैपेसिटर ने हर साइकिल के बाद चार्ज होना भी है और डिस्चार्ज भी होना है। अब कितनी दफा ये चार्ज होगा, कितनी दफा ये डिस्चार्ज होगा, ये हम इसके पावर फैक्टर से पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे है वो, पहले सर्किट को देख लेते हैं। मैं ये कहता हूं कि ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, ये एसी सोर्स है, तो यहां पे ये पॉजिटिव पोलैरिटी होगी, ये नेगेटिव होगी फर्स्ट हाफ साइकिल के दौरान। सेकंड हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव।
अब अगर मेरे पास डीसी होता तो यहां पे इंक्रीज पोटेंशियल होगा फर्स्ट हाफ साइकिल में, इंक्रीजिंग है तो सेकेंड हाफ साइकिल में चार्जेस का डिक्रीजिंग है, मतलब कि इस जगह पे चार्जिंग है और यहां पे डिस्चार्जिंग है। अगर ये डीसी होता तो चार्जिंग हो रही है तो उसकी डिस्चार्जिंग मुकम्मल तौर पे ना होती, या अगर डिस्चार्जिंग हो रही है तो चार्जिंग मुकम्मल तौर पे ना होती, तो बल्ब आपके पास टिमटिमाने में लग जाता। यहां पे क्या होगा कि जैसे ये चार्ज होगा डिस्चार्ज फ्लो इसका फौरन ये जीरो पे आके साथ ही साथ हो जाएगा, तो इसमें आपके पास फ्लक्चुएशन नहीं आएगी। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। द अल्टरनेटिंग करंट फ्लो थ्रू द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कंटिन्यूअसली चार्ज, ये कंटिन्यूअसली चार्ज भी हो रहा है और कंटिन्यूअसली डिस्चार्ज भी हो रहा है बाय द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। वोल्टेज सोर्स कौन सी ली थी? अल्टरनेटिंग, जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली ये चार्ज भी है डिस्चार्ज भी है। हमारे पास फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है तो इतना स्पीड अप प्रोसेस है कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग हमें फील ही नहीं होती, इसलिए एनलाइटेड बल्ब हमें टिमटिमाता हुआ बिल्कुल फील ही नहीं होगा अगर सोर्स क्या है? एसी। नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज चार्ज Q ऑन द प्लेट्स इज गिवन एज, हमारे पास चार्ज है और वोल्टेज पोटेंशियल का रिलेशन क्या है? Q इज इक्वल टू CV। ये किसके लिए चार्जेस का रिलेशन है? पोटेंशियल के साथ कैपेसिटर के लिए। V is the RMS value because we take always the effective value of voltage. V is the RMS, VRMS is equal to V naught, some कुछ बुक्स में VM होगा, कोई मसला नहीं है। V naught sin omega t, omega t is the phase angle, you can write it as sin theta, then put it as theta is equal to omega t, no problem. So we put it in previous equations, so you can write it as, you can take it second equation and take it as first equation. Q VRMS की वैल्यू V naught sin omega t, V naught sin omega t, C V naught, C is the capacitance, जैसे इसके अंदर मैं स्विच ऑन करूंगा कैपेसिटेंस इसकी सेम रहेगी, मीन के कांस्टेंट है। पोटेंशियल मेरे पास वही का वही है, बैटरी वही है, तो V नॉट भी वही की वही रहेगी, जिसको हम पीक वैल्यू कहते हैं। दोनों मेरे पास सेम रहेंगी, इसका ये मतलब ये कांस्टेंट है। Q वेरी कर रहा है किसके साथ? V की वैल्यू के साथ। इस बात को जरा देखते हैं कि आपके पास Q जो वेरी कर रहा है वो फेज एंगल की वजह से कर रहा है V की वैल्यू के साथ। इट्स मीन के Q और V आपस में फेज में होंगे। डायग्राम की तरफ हम जाते हैं तो आपके पास डायग्राम्स क्या कहती हैं? ये जो ब्लू कलर की है ये वोल्टेज की है, ये रेड किसकी है? आपके पास चार्ज Q की है, और ग्रीन जो है ये आपके पास किसकी है? करंट की है। अब वोल्टेज के लिए इक्वेशन हमने लिख ली। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हमने क्या देखना है कि करंट जो फ्लो करेगी कैपेसिटर से I इज इक्वल टू डेल्टा Q ओवर डेल्टा T। हमने करंट का यहां रेट लिया है, किसी भी इंस्टेंट पे रेट करंट का क्या होगा, क्योंकि करंट जो है वो चार्ज के साथ कंटिन्यूअसली वेरी कर रही है। जरा देखते हैं, यहां पे इंक्रीजिंग चार्ज है, यहां पे डिक्रीजिंग। इसका ये मतलब कि चार्ज का रेट चेंज हो रहा है विद पैसेज ऑफ टाइम, कभी इंक्रीजिंग है कभी डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, फिर इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग है, क्योंकि कैपेसिटर कंटिन्यूअसली चार्ज और डिस्चार्ज हो रहा है। इसका ये मतलब कि करंट हमारे पास रेट ऑफ किसकी वजह से होगी? फ्लो ऑफ चार्जेस के रेट की वजह से। बाय डेफिनेशन मैंने यहां पे करंट को पुट किया, डेल्टा Q ओवर डेल्टा T, Q की वैल्यू को पुट करते हैं, CV नॉट is equal to Q naught, you can put it as maximum charge CV naught। अब CV naught कांस्टेंट से बाहर आएंगे, डेल्टा ओवर डेल्टा T इंटू साइन ओमेगा T। मैथमेटिकल
डेरिवेशन है वो अभी मैं यहाँ पे नहीं, वक्त की नोयत के साथ की वजह से उसको डेरिवेशन नहीं कर सकता ज्यादा ब्रीफली, तो सिंपल डेरिवेशन मैं बता देता हूं। डेल्टा ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। डेल्टा का मतलब है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव लेंगे साइन ओमेगा टी का। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन थीटा का डेरिवेटिव आपके पास cos थीटा होता है। आपके पास थीटा की वैल्यू अब ओमेगा टी है, तो पहले ओमेगा टी पुट कर दें। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपके पास क्योंकि कांस्टेंट है, तो बाय फार्मूला ऑफ डेरिवेटिव जरा देखें कि कैसे बन जाता है। अगर आपने डेरिवेटिव लेना हो साइन थीटा का, तो आपके पास इसका डेरिवेटिव होता है किसके बराबर, cos थीटा इनटू डेरिवेटिव ऑफ किसका, थीटा का। तो आपके पास साइन थीटा की जगह पे अब आपने पुट क्या किया हुआ है यहां पे, ओमेगा टी। इसका आपने डेरिवेटिव लेना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos ओमेगा टी साइन का, और फिर आप डेरिवेटिव ले लेंगे थीटा का डेरिवेटिव होता है, यहां पे आपने डेरिवेटिव ले लेना है ओमेगा टी के। ओमेगा आपके पास फिर कांस्टेंट है, तो ओमेगा बाहर आएगा, cos ओमेगा टी, और t डिवाइडेड बाय t, t का डेरिवेटिव आपके पास 1 होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, ओमेगा cos ओमेगा टी। ओमेगा cos ओमेगा टी, c v नॉट भी कांस्टेंट थे, ओमेगा भी कांस्टेंट है, इनटू cos ओमेगा टी। इसका ये मतलब कि ये मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास किसकी आ रही है, करंट की, तो आई नॉट cos ओमेगा टी। आपके पास cos ओमेगा टी, हम एक फंक्शन पहले स्टडी कर चुके हैं कि हमारे पास cos थीटा बराबर होता है साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा की। 10th की मैथमेटिक्स में हम पहले स्टडी कर चुके हैं ये फार्मूला, cos थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो आपके पास फार्मूला क्या बनेगा, cos ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी। तो ये आपके पास आई इसकी करंट आ गई। अब करंट आ गई और आपके पास आरएमएस वैल्यू भी मौजूद है इक्वेशन नंबर ए में, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर बी आ गए। अब इन दोनों से हम इसका ग्राफ बनाते हैं कि चार्ज क्यू की वैल्यू क्या होगी। अब इसके फेजर ग्राफ बनाते हैं। फेज ग्राफ से हमें इसकी एक्सप्लेनेशन का पता चलेगा कि कौन सी वेव लीड कर रही है और कौन सी लैग कर रही है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे अब हमने क्या देखना है, इसका टेबल देखते हैं। टेबल के बाद हम इस ग्राफ को देखेंगे कि ये ग्राफ किस तरह से बना है। तो जरा देखें इधर,